Now today we will study about some statements in C, that is break, continue and go to. Okay, these are jump control statements. मीन्स नॉर्मली जब आप प्रोग्राम को रन करते हो तो कोई भी प्रोग्राम को जब आप रन करते हो तो आपका जो प्रोग्राम है लाइन बाय लाइन रन करता है. मीन्स फर्स्ट लाइन रन होती है, सेकेंड लाइन रन होती है एंड देन टॉप टू बॉटम ऑर्डर में प्रोग्राम रन होता है. ओके, वन लाइन आफ्टर द अदर. नाउ इन तीन स्टेटमेंट से ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू, ये तीनों ही जो कमांड्स हैं ये आपके जो नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करते हैं या कंट्रोल करते हैं. ओके, सो दीज आर जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स. इनसे जो नॉर्मल फ्लो चल रहा होता है प्रोग्राम का, जो नॉर्मली टॉप टू डाउन होता है, तो दैट फ्लो कैन बी ऑल्टर्ड बाय यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स. नाउ फर्स्ट वी विल सी द ब्रेक स्टेटमेंट और इनका यूज क्या होता है वो हम देखेंगे. ना ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक को हमने स्विच केस में भी यूज किया था. ओके, ना ब्रेक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जहां आप ब्रेक लगा देते हो स्टेटमेंट, वहां से इमीडिएटली जिस भी ब्लॉक में हो आप उस ब्लॉक से बाहर आ जाते हो. मतलब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इट मेक्स यू एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक इन विच यू आर करेंटली देयर. ठीक है, तो सपोज इसको ब्रेक को आप कई जगह पे यूज कर सकते हो, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो, लूप के अंदर यूज कर सकते हो, स्विच केस में यूज कर सकते हो. स्विच केस में तो हमने यूज किया ही था. स्विच केस में हमने क्यों जरूरत पड़ी थी ब्रेक कमांड की, कि अगर हम ब्रेक कमांड नहीं लगाते, ब्रेक नहीं लगाते हर केस में, तो होता क्या कि अगर फर्स्ट केस आपका रन हो रहा है तो फर्स्ट केस रन होने के बाद बिना ब्रेक के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे केसेस रन होते जाएंगे, जबकि हमें स्विच केस में एट अ टाइम ओनली वन केस शुड बी एग्जीक्यूटेड. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर केस के अंदर लास्ट स्टेटमेंट ब्रेक देते हैं, जिससे कि एक बार आपका जो वो केस का में के अंदर के कोड रन करने के बाद इमीडिएटली यू शुड बी pushed out of the switch case construct. Okay, so similarly break command can be used in a for loop. Suppose हम एक loop चलाते हैं for say I is equal to 1, I less than equal to 100 and say I plus plus. इसमें मैंने सपोज कुछ भी स्टेटमेंट्स लिखे और यहाँ पे से लिख दिया प्रिंट एफ %d एंड आई की वैल्यू को प्रिंट कराया. एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया से इफ आई इज इक्वल टू 50 ब्रेक. नाउ सपोज अगर ये कोड नहीं लिखा है हमने, सपोज ये कोड नहीं लिखा हुआ है, तब तो ये प्रोग्राम हम पहले भी करके देख चुके हैं. ये क्या करेगा प्रोग्राम, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा. बट अगर हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, ये ब्लॉक लिख देते हैं, इफ वी राइट दिस ऑल्सो इनटू आवर प्रोग्राम, तो इसमें हो क्या रहा है, हम यहाँ चेक क्या करा रहे हैं, आई की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद वी आर चेकिंग इफ आई इज इक्वल टू 50 देन ब्रेक. नाउ ब्रेक क्या करेगा, दिस इज द ब्लॉक विद इन विच वी आर गिविंग द ब्रेक कमांड. तो ब्रेक क्या करेगा, इट विल टेक यू आउट ऑफ द करंट ब्लॉक इन विच यू आर. मतलब जिस भी लूप में आप हो, जिस भी ब्लॉक में हो, आपको उस ब्लॉक हाथ देगा एंड द कंट्रोल विल बी शिफ्टेड या जम्प्ड टू द आउटसाइड द ब्लॉक. ओके, तो इसका आउटपुट आएगा क्या प्रोग्राम का, अब 1 से लेके 50 तक के नंबर्स तो प्रिंट हो जाएंगे, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. जब आई की वैल्यू 50 प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 50 हो गई और वो प्रिंट भी हो गई, फिर ये कंडीशन चेक होगी इफ आई इज इक्वल टू 50 देन ब्रेक. तो क्या होगा, इसके जस्ट बाद द लूप विल डिसकंटिन्यू एंड कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट होकर के आ जाएगा. So the output of the program will be just 1 to 50.
जबकि पहले बिना ब्रेक के जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो 1 से लेके तक के नंबर प्रिंट हो रहे थे। नाउ इंस्टेड ऑफ गोइंग मतलब 51 लिए दोबारा लूप नहीं चलेगा, क्योंकि ये 5 वाली जो लाइन है ये ट्रू हो जाएगी एंड द लूप विल बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, इस ब्लॉक से बाहर कंट्रोल आ जाएगा। दिस इज द पर्पस ऑफ ब्रेक कमांड। तो ब्रेक कमांड किसी भी लूप के अंदर आप यूज करते हो तो जैसे ही वो कंडीशन मीट होती है, ब्रेक कमांड रन होता है, तो ब्रेक विल इमीडिएटली टेक यू आउट ऑफ द करंट ब्लॉक और लूप इन विच यू आर देयर। ठीक है, अब ब्रेक कमांड हमेशा आप कंडीशन के साथ यूज करोगे। इसे अगर मान लो मैं ये कंडीशन ना लिखूं, सपोज ये कंडीशन ना लिखूं और सिर्फ ब्रेक कमांड लिख दूं, तो होगा क्या, पहली ही वैल्यू प्रिंट करने के बाद इस केस में क्या होगा, आपने कोई कंडीशन नहीं दी तो कैसे होगा, आई की वैल्यू सबसे पहले 1, इट विल बी प्रिंटेड, सो द आउटपुट विल बी 1। 1 प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू बढ़ करके 2 हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू 1 प्रिंट होने के बाद इमीडिएटली ब्रेक कमांड एनकाउंटर होगा एंड द कंट्रोल विल कम आउटसाइड द लूप। तो होगा क्या, एक बार बस लूप चलेगा और इमीडिएटली लूप विल बी स्टॉप्ड। तो ये कोई सेंस नहीं बनता इस तरह से। तो यूजुअली ब्रेक कमांड इज अकम्पनीड बाय अ इफ स्टेटमेंट। आप एक कंडीशन के साथ ब्रेक कमांड दे देते हो तो लूप सिर्फ और सिर्फ किस केस में ब्रेक होगा या डिसकंटिन्यू होगा, ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। नाउ इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट हमारा जो कमांड है दैट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू में क्या होता है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 100, i प्लस प्लस से यहाँ पे कुछ भी कोड लिखा आपने, यहाँ पे लिखा प्रिंट f %d, i की वैल्यू को आपने प्रिंट कराया यहाँ, और यहाँ कंडीशन चेक करी इफ i इक्वल टू 50, कंटिन्यू। नाउ यहाँ पे हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू कमांड लिया। नाउ व्हाट विल कंटिन्यू डू, ब्रेक क्या कर रहा था, लूप के बाहर आपके कंट्रोल को जंप करा रहा था या शिफ्ट करा रहा था। ओके, सो व्हेनेवर ब्रेक कमांड वाज एनकाउंटर्ड, immediately the control was pushed out of the block from which the break command was given। अब इसमें क्या होगा, ये कंटिन्यू कमांड कब चलेगा, व्हेन i इज इक्वल टू 50। मतलब अगेन कंटिन्यू कमांड भी ब्रेक कमांड की तरह कंडीशन के साथ यूज होता है, डायरेक्टली यूज करने का कोई सेंस नहीं है। सो इट इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय अ इफ कंडीशन। अब इसमें होगा क्या, कंटिन्यू कमांड हमेशा नहीं चलेगा, कंटिन्यू कमांड चलेगा जब i की वैल्यू 50 होगी। ठीक है, तो अब सपोज हमने इस प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, 1 से लेके 49 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि इसे हमने प्रिंट एफ कमांड पहले दिया है। तो 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। जब i की वैल्यू 50 हो जाएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो द कमांड कंटिन्यू विल बी एग्जीक्यूटेड। तो होगा क्या, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, आई विल गिव दिस कंडीशन बिफोर, बिकॉज बाद में प्रिंट कंटिन्यू देने का कोई सेंस नहीं है। इफ हमने लिखा i इज इक्वल टू 50 कंटिन्यू, ओके, तो होगा क्या, यहाँ पे 1 से लेकर के 49 तक की वैल्यूज तो प्रिंट हो जाएंगी पहले। नाउ सपोज 49 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई है, 49 वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर से लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी, लूप काउंटर वेरिएबल की वैल्यू, एंड इट विल बिकम 50।
50 के लिए ये i की वैल्यू चेक होगी, i इज इक्वल टू 50, दिस कंडीशन विल बी ट्रू। ट्रू के केस में कंटिन्यू कमांड रन होगा, और कंटिन्यू क्या करता है, लूप के बाकी पार्ट को स्किप करके वापस लूप के बिगिनिंग पे चला जाता है, एंड द लूप काउंटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, या द लूप काउंटर अज्यूम्स अ डिफरेंट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो हुआ क्या, कंटिन्यू कमांड से कंट्रोल जंप करके कहां पे पहुंच जाता है, लूप के बिगिनिंग पे, फॉर अ न्यू वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल। ठीक है, तो और ब्रेक से क्या हो रहा था, ब्रेक से आपका जो कंट्रोल है दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द लूप, और कंटिन्यू से द कंट्रोल इज शिफ्टेड टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। ठीक है, तो उस केस में हो क्या रहा है, इतना पार्ट जो लूप का बचा हुआ है, यहाँ जो भी कुछ कोड था, दैट पार्ट ऑफ कोड इज स्किप्ड when I वैल्यू इज 50, मतलब लूप खत्म नहीं होता है, लूप चलेगा, लूप विल रन टिल द वैल्यू ऑफ i इज 100, लेकिन 50 वैल्यू के लिए लूप के रिमेनिंग स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। सो व्हाट विल हैपन, i की वैल्यू जब 50 होगी तो ये वाली लाइन रन नहीं होगी, और जिसकी वजह से 50 वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, और कंट्रोल वापस से कहां चला जाएगा, फॉर लूप के बिगिनिंग पे, और i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, दैट मींस इट विल बिकम 51। 51 के केस में क्या हो जाएगी, ये कंडीशन अब क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो ये कमांड नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, तो नॉर्मली ये जो कमांड है रन होगा। सो दैट मीन्स अगेन द वैल्यू ऑफ i विल बी प्रिंटेड, सो 51 विल बी प्रिंटेड एंड सो ऑन, और 51 से लेके 100 तक की वैल्यूज वापस से आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो इसमें हो क्या रहा है, 1 से लेके 49 तक की वैल्यूज बिना किसी प्रॉब्लम के प्रिंट हो रही हैं, और 51 से 100 तक की वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। ओनली वन वैल्यू इज नॉट प्रिंटेड, दैट इज 50। और उसमें हो क्या रहा है, 50 क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसे हमने कंडीशन क्या दी थी, इफ i इज इक्वल टू 50 कंटिन्यू। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ 50 वैल्यू के लिए लूप का ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा। सो द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी 50 विल नॉट बी प्रिंटेड। सो दैट मीन्स ये प्रोग्राम आपका क्या कर रहा है, 1 से 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द नंबर 50। अगर आपको ये प्रोग्राम बिना कंटिन्यू के लिखना होता तो आप कैसे लिखते, आपको दो अलग अलग लूप्स चलाने पड़ते, एक 1 से 49 तक और फिर दूसरा 51 से 100 तक। मतलब अगर मैं कहूं कि ये वाला प्रोग्राम आपको लिखना है, यू वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100 एक्सेप्ट फॉर द नंबर 50, तो यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम यूजिंग 2 फॉर लूप्स। पहले फॉर लूप को आप चलाओगे 1 से लेके 49 तक, और दूसरे लूप को चलाओगे 51 से लेके 100 तक। पर अगर हम कंटिन्यू का यूज करते हैं तो एक सिंगल लूप में आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यू, कहाँ इसका यूज हो सकता है कंटिन्यू का। सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट all the numbers from print all numbers from 1 to 100 except those divisible by 7। मीन्स कि मेरे को 1 से लेके 100 तक के वो सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं एक्सेप्ट फॉर दोज दैट आर डिविजिबल बाय 7। मीन्स कि मेरे को 1 से लेके 6, फिर 7 छोड़ करके 8, 8 से लेके 13, 14 छोड़ करके 15 से लेकर के 20, फिर 22 से लेके, एंड इस तरह से आपको लास्ट तक की वैल्यूज को प्रिंट करना है। मींस आपको कौन कौन सी वैल्यूज स्किप करनी है, जो नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम इफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों मेथड्स देख लेंगे, आप इफ से और उससे कैसे करोगे। नाउ फर्स्ट वी विल डू विद कंटिन्यू।
ठीक है, क्योंकि इसे अभी जस्ट हमने वो चीज सीखी है। तो नाउ हमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर्स प्रिंट करने, 1 से लेके 100 तक, ठीक। तो हमेशा आप लूप को क्या करते हो, लूप को कहाँ से चलाते हो, फॉर i इज इक्वल टू 1, द इनिशियल वैल्यू ऑफ i विल बी 1, i लेस देन इक्वल टू 100। आपका लूप कंडीशन क्या है, जब तक i की वैल्यू 100 या उससे कम नहीं कम है तब तक लूप चलाना है, और i प्लस प्लस, ठीक है। i की वैल्यू को हर बार 1 से बढ़ाना है। अब आपको क्या करना है, कौन से नंबर्स प्रिंट नहीं करने हैं, जो 7 से डिविजिबल है। नाउ हाउ डू वी नो, हाउ कैन वी चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर पढ़ा था, परसेंटेज ऑपरेटर। मैंने बताया था परसेंटेज ऑपरेटर जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। सपोज अगर मैं 10 mod 3 निकालती हूँ तो इट विल गिव एन आंसर ऑफ 1। 1 कैसे आया, 10 को जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब कोई भी नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उस केस में क्या होगा, सपोज अगर मेरे को चेक करना है 21 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या होगा, कोई भी नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा उसका, 0, है ना। फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा नंबर तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो अगर कोई भी नंबर 7 से मॉड्यूलस निकालने के बाद रिमाइंडर 0 देता है, इसका मतलब नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 7 है। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन इफ i मॉड्यूलस 7, इसका मतलब क्या हुआ, अगर i को 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो इसका मतलब i इज डिविजिबल बाय 7। यही मतलब हुआ कि जब आप i को 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर उसका 0 आएगा तो मींस i 7 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, वो नंबर प्रिंट नहीं करना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, कंटिन्यू। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यू क्या करता है, लूप के वापस बिगिनिंग पे ले जाता है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप इज स्किप्ड। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो होगा क्या, उन सब नंबर्स के लिए जो आई की वैल्यू, उन सब आई की वैल्यूज के लिए जो 7 से डिविजिबल हैं, उन सब केस में क्या होगा, लूप कंटिन्यू हो जाएगा। सो दैट मीन्स दिस printf स्टेटमेंट विल नॉट बी रन फॉर दोज वैल्यूज। तो इससे इफेक्ट होगा क्या, 7 से डिविजिबल वाले नंबर्स को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब आपको लूप का कुछ पार्ट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में स्किप करना हो या ओमिट करना हो, पर लूप को कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का मतलब ही ये है कि ब्रेक का मतलब है लूप को एंड करना, ब्रेक मतलब किसी चीज को खत्म करना, है ना। और कंटिन्यू का मतलब उसको कंटिन्यू रखना। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए या एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लूप के रिमेनिंग पार्ट को स्किप करके लूप को वापस अगली वैल्यू के लिए कंटिन्यू करता है, जबकि ब्रेक कमांड लूप को उस पर्टिकुलर कंडीशन के आने पर लूप को उसी समय टर्मिनेट कर देता है, एंड द कंट्रोल इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट इज गो टू। गो टू, नाउ गो टू कमांड का काम है यूजुअली, जैसे मैंने बताया आपको, कि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो तो अगर बहुत सारी लाइंस हैं आपके प्रोग्राम में, तो द लाइंस ऑफ द प्रोग्राम आर रन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब कंप्यूटर में जब भी कोई प्रोग्राम को रन करते हो तो ऊपर से लेके नीचे तक एक 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 करके लाइन रन होती है, ठीक है। गो टू कमांड क्या करता है, गो टू कमांड के थ्रू आप ये जो ऑर्डर में लाइन रन हो रही हैं उसको ऑल्टर कर सकते हो। जो पाथ है आपका, जो प्रोग्राम का पाथ है, जो प्रोग्राम का फ्लो है, उसको आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग द गो टू कमांड, ठीक है। मतलब आप गो टू
से बता सकते हो कि यहाँ नहीं जाना है, आपको कहीं और जाना है. सो डायरेक्टली यू कैन जंप द कंट्रोल टू anywhere in the program and the normal flow of the program will be changed. अब go to command का यूज बहुत ज्यादा, मतलब go to command is not a very structured way of programming. मतलब अगर आप किसी प्रोग्राम में बहुत सारे go to command यूज कर रहे हो, या too much use of go to command makes your program unstructured. क्योंकि इसे आप ऐसे सोच के देखो कि सपोज आप कभी किसी को कोई काम करने को बोलते हो, वो पर्सन अपना काम कर रहा है तरीके से, अपने से अच्छे से सारा काम कर रहा है, बीच बीच में आप उसको अलग 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 इंस्ट्रक्शंस दे देते हो. मतलब ही इज डूइंग द वर्क इन अ फ्लो और सही काम कर रहा है, और आप बीच में उसको बोल देते हो कि अभी बीच में जाकर के ये करो. तो दैट पर्सन विल स्टॉप द वर्क विच ही इज डूइंग एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क दैट यू हैव असाइंड. फिर वो वहां जाकर के वो काम करेगा, इतने में आपने उसको कोई और इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप ये करो. तो उससे होगा क्या, द टास्क इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड, है ना. जो काम आसानी से हो रहा था, आप बीच बीच में उसके काम के फ्लो को रोक रहे हो और उसको कोई और काम करने को बोल दे रहे हो. तो उससे क्या हो जाएगा, थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड. तो इसी तरह से प्रोग्राम में जब आप बहुत ज्यादा गोटू के यूज कर लेते हो, तो उससे प्रोग्राम बड़ा अनस्ट्रक्चर्ड बन जाता है. और अनस्ट्रक्चर्ड बनने की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आप आपका लिखा प्रोग्राम कोई और अगर खोल करके देखेगा या कोई और समझने की कोशिश करेगा, ही विल फेस अ प्रॉब्लम. बिकॉज आपने इतनी फ्रिक्वेंटली गो टू स्टेटमेंट यूज किया, कभी आप ऊपर से नीचे भेज रहे हो कंट्रोल, कभी नीचे से वापस आप ऊपर भेज रहे हो कंट्रोल. सो द पर्सन हु विल सी योर प्रोग्राम विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि से उसको समझ ही नहीं आएगा कि कंट्रोल कहाँ से कहाँ जंप मार रहा है. तो इसीलिए बहुत ज्यादा गो टू का यूज करना इज नॉट रिकमेंडेड. एज मतलब जहां तक एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्टाइल की अगर हम बात करें, तो कायदे से आपको अपने प्रोग्राम में गो टू का यूज करना ही नहीं चाहिए. बट सिंस इट इज देयर इन द लैंग्वेज, इट इज प्रोवाइडेड इन द लैंग्वेज, कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां आपका काम बिना उसके नहीं हो सकता है, देन यू कैन गो फॉर इट. बट स्टिल यू शुड कीप इट टू अ मिनिमम. सिर्फ वहां यूज करो गो टू जहां उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, और वहां भी यूज करो तो मिनिमम यूज करो, जिससे कि प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो. सो वी विल लर्न अबाउट गो टू कमांड, बट मेक श्योर कि आप अपने प्रोग्राम में गो टू का यूज या तो करो ही नहीं, या करो तो तब करो जब उसके बिना आपका काम नहीं हो पा रहा हो. ठीक है. नाउ गो टू कमांड को यूज करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ता है. जैसे सपोज हमारा यहाँ ये कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ भी लाइंस लिखी हुई है. इस पर्टिकुलर लाइन पे सपोज मैंने एक से लेबल दे दिया ये ABC कोलन. नाउ ABC कोलन क्या करा मैंने, इस लाइन को एक तरह से एक लेबल दे दिया. दिस इज नोन एज अ लेबल. यहाँ लाइन नंबर्स तो होते नहीं है. जैसे बेसिक लैंग्वेज होती थी, तो बेसिक लैंग्वेज में लाइन नंबर्स होते थे, लाइन के नंबर्स होते थे. तो वहां गो टू कमांड में आप बता सकते थे गो टू 7, मतलब लाइन नंबर 7 पे जाओ. ठीक है. अब सी में लाइन नंबर्स तो ऐसा सच होते नहीं है. तो सी में क्या किया जाता है, जब भी कभी आपको कोई स्टेटमेंट पे कंट्रोल भेजना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक लेबल बना सकते हो. तो इस लाइन को पर्टिकुलरली मैंने लिख दिया ABC कोलन, मतलब कि इसका नाम रख दिया, इस लाइन को नाम दे दिया, एक लेबल दे दिया ABC. ठीक है. कोलन नहीं इंक्लूड होगा, कोलन से पता चल रहा है ये लेबल है. अब सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू ABC. गो टू के साथ हमेशा क्या दिया जाता है, लेबल. नाउ इससे होगा क्या, नॉर्मली प्रोग्राम आपका कहां से कहां चल रहा था, टॉप टू बॉटम. अगर ये लाइन नहीं होती तो प्रोग्राम आपका इसी फ्लो में आगे बढ़ता जाता. बट गो टू ABC से क्या हुआ, द कंट्रोल विल जंप टू दिस लाइन विच इज मार्क्ड एज ABC. यानी कि प्रोग्राम अच्छा खासा ऊपर से नीचे नॉर्मल फ्लो में चल रहा था, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के कहा
अब वापस जाओ ABC वाले लेबल पे, लाइन पे जा करके फिर से ये काम करो. So go to ABC will take back the control to the line, to the statement which has been labeled as ABC. ठीक है. अब सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे कभी ऐसी कंडीशन आए, मैं यहाँ लिख दूं, इसकी जगह हम यहाँ पे इसको ना करके सपोज एक लेबल मैंने बना दिया यहाँ पे एंड, ठीक है, और बस इसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है. सपोज नॉर्मली लास्ट में हम गेट ch लगाते हैं, तो उस लाइन को मैंने नाम दे दिया एंड. ठीक. अब मैं यहाँ पे कोई एक कंडीशन दे देती हूँ. गो टू को भी यूजुअली कंडीशन के साथ देना चाहिए, नहीं तो हर बार वो रन हो जाएगा. सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ से सम कंडीशन, प्रोग्राम के हिसाब से जो भी कंडीशन होगी, गो टू एंड. तो इससे क्या होगा, अगर कभी कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि प्रोग्राम को आगे नहीं चलना चाहिए एंड द प्रोग्राम शुड स्टॉप इमीडिएटली, तो सपोज वो कंडीशन आ गई, तो इमीडिएटली गो टू एंड मीन्स द कंट्रोल विल बी पुश्ड डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट हैविंग द लेबल एंड, which is the last statement of your program, and the program will stop. सपोज कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या कभी कोई ऐसी वैल्यू एनकाउंटर हो गई कि प्रोग्राम को आगे नहीं चलना चाहिए एंड इट शुड स्टॉप इमीडिएटली. ठीक है. तो वैसे तो एक फंक्शन एग्जिट होता है, एग्जिट आप लिख दोगे तो वहीं से आपका प्रोग्राम स्टॉप हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो नॉर्मल फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो. गो टू के साथ आप एंड दे दोगे, बट एंड इज नॉट एनी कमांड. रिमेंबर दिस, एंड कोई कमांड नहीं है, ये क्या है, इट इज अ लेबल. और लेबल कौन क्रिएट करता है, हम बनाते हैं लेबल. हमने लास्ट लाइन को नाम दे दिया है एंड. सो गो टू के साथ जब भी आप लेबल दोगे तो इट विल पुश द योर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम, द फ्लो विल बी, मतलब प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लास्ट लाइन पे चला जाएगा एंड द प्रोग्राम विल स्टॉप. सो द जनरल सिंटेक्स ऑफ go to is, general syntax of go to is go to and label. But again I'll repeat, go to is not too much use of go to is not a structured way of programming. It makes your program unstructured. Unstructured means कि कोई भी प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो रहा है ना. आप कह रहे हो कि पहले लाइन नंबर 1 रन हो रही, फिर 2 हो रही, फिर थर्ड की, फिर 2 के बाद आपने कह दिया गो टू 10, तो सीधा 10 पे चला गया. 10 पे आपने वापस कह दिया गो टू 5. तो इससे क्या हो रहा है, कंट्रोल हैपेजर्ड वे में यहाँ से वहां मूव हो रहा है एंड दैट मेक्स योर प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड. सो एज फार एज पॉसिबल डू नॉट मेक यूज ऑफ गो टू कमांड्स. आगे की लैंग्वेजेस में, कई सारी लैंग्वेजेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वगैरह में गो टू इज नॉट देयर बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी गुड स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग and it makes the program complicated. Okay, तो ये 3 जो हमने स्टेटमेंट्स पढ़े, एक तो था ब्रेक, एक कंटिन्यू और एक गो टू. इन तीनों में कॉमन क्या था कि ये आपके जो नॉर्मल फ्लो है प्रोग्राम का उसको ऑल्टर करते हैं. नॉर्मल फ्लो क्या है, प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि टॉप टू बॉटम ऑर्डर में रन करता है, लाइन बाय लाइन. बट ये तीनों ही कमांड्स आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम को ऑल्टर करते हैं. ब्रेक क्या कर रहा था, जहां भी ब्रेक कमांड एनकाउंटर होता है तो कंट्रोल इमीडिएटली जंप्स टू द जंप्स आफ्टर द लूप, मतलब लूप को फिनिश करके ब्रेक करके कंट्रोल इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, लूप को कंटिन्यू करता है फॉर अ न्यू वैल्यू ऑफ द काउंटर वेरिएबल एंड स्किप्स द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लूप. और गो टू कमांड क्या करता है, गो टू जंप्स द कंट्रोल टू अ पर्टिकुलर लाइन विच हैज बीन गिवन अ लेबल. तो ये तो हो गए आपके जंप कंट्रोल स्टेटमेंट्स.
break, continue and go to. Now next हम पढ़ेंगे, I'll start about functions a bit, और फिर उसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो फंक्शंस क्या होते हैं और उनकी क्या जरूरत होती है. Why do we create functions in C? I've already sent you the notes on functions, so you can go through them. And थोड़ा सा मैं brief out कर देती हूँ आपको functions के बारे में, and just go through the notes and the videos I have sent on the topic. Okay. Now functions क्या होते हैं. जैसे suppose हमने programming style, सबसे पहला मैंने आपको lecture send किया था programming styles, procedural and ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा था, या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग एक वर्ड आपने सुना होगा ना. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब भी कभी आप कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो, तो सपोज यू आर आस्क्ड टू डेवलप अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, मे बी अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट. तो आपको जब एक इतना बड़ा काम दिया जाता है करने के लिए, तो आप क्या करते हो. यू डोंट जस्ट स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम के अंदर आप सारा कोड लिख दोगे. पूरा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है, वो पूरा एक प्रोग्राम में तो आप सारा कोड नहीं लिख सकते, बिकॉज इट विल बी थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड. ओके, इतना बड़ा कोड अगर आप 10,000 लाइन का कोड आप एक प्रोग्राम के अंदर सारा लिख दोगे, तो पहली बात तो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखना बड़ा मुश्किल है. और अगर लिख भी लोगे तो उनमें एरर आएंगी, वो ढूंढ नहीं सकते आप. फिर एरर अगर ढूंढ भी ली, उनको करेक्ट करना, या फ्यूचर में अगर उसमें चेंजेस करने हैं प्रोग्राम में, ऑल थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. तो इन सब को इजी करने के लिए क्या करा जाता है, जब भी कभी आपको कोई बड़ा काम दिया जाता है करने को, तो आप क्या करते हो, यू ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, सब यूनिट्स, और एंड यू ट्राई टू सॉल्व दो सब यूनिट्स या टास्क वन एट अ टाइम. उससे क्या होता है, जैसे सपोज आपको एक कोई सॉफ्टवेयर बनाना है जो से इट इज ऑफ 1000 लाइन्स ऑफ कोड. ना 1000 लाइन्स इज ऑल्सो क्वाइट बिग. तो आप क्या कर सकते हो, सपोज आपने उस प्रोग्राम को 10 अलग अलग पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, बेस्ड ऑन different tasks being performed by different से यूनिट्स. और आपने क्या किया, हर यूनिट में एक पर्टिकुलर काम करा दिया. जैसे सपोज अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो लाइब्रेरी में बहुत सारी चीजें होती से सबसे पहले तो इशू होती है बुक, और रिटर्न होती है. ठीक है. ना इशू होती है, तो इशू में भी अब इशू स्टूडेंट्स को अलग तरीके से होती है और स्टाफ को अलग तरीके से होती है. मतलब दोनों के लिए अलग अलग सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं. ठीक है. स्टूडेंट को बुक इशू होती है मे बी फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, से 15 डेज. स्टाफ के लिए सपोज देयर इज नो लिमिट, या इट इज फॉर द एंटायर सेमेस्टर, है ना. सिमिलरली रिटर्न के लिए भी अलग रूल्स होते हैं. से स्टूडेंट को अगर 15 डेज के बाद वो रिटर्न नहीं करता है, ही इज बीइंग चार्ज्ड अ फाइन ऑफ से ₹5 पर डे और समथिंग लाइक दैट. तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाने को हमें दिया जाता है, तो वी ट्राई टू ब्रेक इट अप इनटू सब टास्क. और इन सब टास्क में ब्रेक करने से हमारा क्या हो जाता है, जो बड़ा काम है वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक हो जाता है. ठीक है. एंड देन वी कैन राइट द कोड फॉर वन मॉड्यूल एट अ टाइम. तो उससे होगा क्या, पहली बात तो हर मॉड्यूल की साइज एक लिमिटेड रहेगी. मतलब हर मॉड्यूल की साइज, सपोज 10,000 लाइन का कोड की जगह आपके बहुत सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, जो मे बी 100-200 लाइन के होंगे, विच कैन बी हैंडल्ड इजली. दे कैन बी रिटन इजली. उनमें एरर्स भी ढूंढना आसान होगा, और उनमें फ्यूचर में अगर कोई चेंजेस करने पड़े, दैट विल ऑल्सो बी इजी. ओके. एंड सो मॉड्यूलराइजेशन से आपका क्या होता है कि काम आपका आसान हो जाता है. नाउ द सेम थिंग in C is being done through functions. ठीक है. तो एक तो थिंग्स को सिंपल करने के लिए आप फंक्शंस बना लेते हो. दूसरा रीजन क्या है कि सपोज अगर आपको एक ही काम बार बार कराना है अलग अलग जगह से, जैसे एक काम को रिपीट करना है, तो उसके लिए तो आप लूप चला सकते हो. ठीक है.
पर अगर आपको सेम काम से एग्जाम्पल के लिए ले लो कि हमें यहाँ पे हमने से फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, फिर कुछ लाइंस रन करनी है, फिर यहाँ पे फिर मेरे को फैक्टोरियल निकालना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अलग से पहले फैक्टोरियल का कोड लिखूंगी मैं लूप यूज करके, यहाँ अलग से फिर मैं फैक्टोरियल का लूप लिखूंगी। सपोज फिर आगे जाके हमें फिर से वही काम कराना है, तो what will happen, I have to repeat the code for calculating the factorial of a number at so many places। यहाँ अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो मेरे को 3 बार, भले ही मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, लेकिन 3 बार मेरे को वो कोड 3 अलग अलग जगह पे लिखना पड़ेगा। नाउ कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक बार कोड लिखा, उसको आप 3 जगह पेस्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम आपने बचा लिया। आप कहोगे अब क्या प्रॉब्लम है, एक जगह आपने कोड लिखा, मेहनत एक बार की, और फिर सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल वी तो करना है। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है। नाउ व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम देन। अब प्रॉब्लम क्या है, सपोज जो हमने ये फैक्टोरियल का कोड लिखा था वो कुछ थोड़ा गलत था, या उसमें कुछ और एडिशंस करने थे, तो क्या होगा, मैं इसमें चेंजेस करूंगी, आई हैव टू ऑल्टर दिस फैक्टोरियल कोड, बट आई हैव टू मेक श्योर कि वो सारे चेंजेस मैं यहां भी करूं और यहां भी करूं। क्यों, क्योंकि से वो ही कोड मैंने हर जगह पेस्ट किया था, तो आई हैव टू मेक श्योर कि जितने जगह मैंने फैक्टोरियल के कोड को पेस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, उन सब जगह पे वो चेंजेस हो जाने चाहिए। अगर एक भी जगह वो चेंज रह गया तो हमारा आउटपुट सही नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम ये भी होती है, ठीक है ना, कि अगर कोई चेंजेस होते हैं कोड में, तो आपको हर जगह ढूंढ ढूंढ करके वो चेंजेस को हर जगह करने पड़ेंगे। ठीक, तो एक ये हो गया रीजन। फंक्शन बनाने से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं आती है। नाउ लेट अस सी हाउ वी कैन क्रिएट। सो फंक्शंस, जब भी कभी आपको कोई काम कई बार कराना है, जैसे अगर आपको प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर चीज को एक ही बार कराना है, देन देयर इज नो नीड ऑफ राइटिंग अ फंक्शन फॉर दैट। पर कभी भी आप किसी चीज के लिए फंक्शन कब बनाते हो, जब आपको लगता है कि प्रोग्राम में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम्स पे आपको सेम काम अलग अलग जगह पे कराना है, तो इट इज बेटर क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट कोड, and you can write the function once and run it from any number of places, any number of times। ठीक है ना, इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे से ऐड का। हाँ, सपोज मेरे को 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक, तो हम कोड क्या लिखेंगे, सपोज वो 2 नंबर्स हैं हमारे ए और बी। हाँ, से इंट ए कॉमा बी, यहाँ पे हमने किया प्रिंट एफ, एंटर ए, स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंट ए की वैल्यू आपने इनपुट करा ली, फिर इसी तरह से आपने बी की वैल्यू को एंटर करा लिया, एंटर बी और स्कैन एफ, परसेंटेज डी, एम्परसेंट बी। आपने ए और बी की वैल्यू को इनपुट करा लिया, और फिर यहाँ पे कहा C इज इक्वल टू ए प्लस बी, सम कैलकुलेट करा दिया, सी में सम आ गया, और फिर लास्ट में आपने प्रिंट करा दिया प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको कुछ कोड बीच में और लिखना है, और फिर यहाँ आकर के आपको फिर 2 नंबर्स यहाँ पे और वेरिएबल्स ले लो से, अब फिर से आपको 2 नंबर्स का फिर से सम निकालना है। ठीक है, अब इस बार आपको 2 नए नंबर्स का सम निकालना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिपीट दिस कोड अगेन। सारा ये कोड दोबारा से आप यहाँ पे फिर से लिखोगे। You have to copy this code, whole code here,
यहाँ पे आपको ये सारा लिखना पड़ेगा फिर से, एंटर ए, फिर एंटर बी, फिर c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड देन द सम इज सो एंड सो। फिर जाकर के थोड़ी देर बाद आपको फिर कुछ कमांड्स रन करने के बाद फिर से आपको दो नंबर्स का सम निकालना है। अब हो क्या रहा है कि आपको ये पीस ऑफ कोड बार बार आपके प्रोग्राम में आपको कॉपी करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो आपकी प्रोग्राम की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, बिकॉज सेम पीस ऑफ कोड इज बीइंग रिटन इन योर प्रोग्राम एट मेनी प्लेसेस। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम की साइज बढ़ रही है, ठीक है। मान लो अगर आपका ये 10 लाइन का कोड है इतना सा, तो वो 10 लाइन का कोड अगर 10 जगह लिखा तो आपकी 90 लाइंस एक्स्ट्रा लिख रहे हो और 10 लाइन में ही काम चल सकता था, ठीक। एक तो ये हो गया, प्रोग्राम की साइज बढ़ रही है। प्रोग्राम की साइज बढ़ेगी तो प्रोग्राम को रन होने में उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए पड़ेगी रन करने के लिए, और उसको रन करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको मेमोरी भी ज्यादा वेस्ट होगी और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा रन करने के लिए। क्यों? क्योंकि से प्रोग्राम की साइज बढ़ी है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, अगर कभी इस कोड में कोई भी चेंजेस होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि जहां जहां आपने ये कोड को कॉपी किया है वो सारी जगह पे वो चेंजेस भी आपको ढूंढ करके करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, when a piece of code or a group of statements are repeated at many places, तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करके रख सकते हैं। एंड फंक्शन लिखेंगे हम एक जगह पे, पर उसको जहां जहां जरूरत है उसको हम फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, नाउ हाउ डू वी राइट द सेम प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। सपोज ये हमारा void main है, नाउ यहां पे हमने से इंट a कॉमा b कॉमा c, और यहां पे हमने एक फंक्शन बना दिया ऐड, void लिख दिया, यहाँ ये void है, ठीक है। यहाँ पे हमने बाकी सारा कोड जैसे पहले लिख रहे थे, सॉरी, अब वो सारा कोड जो हम ऐड का लिख रहे थे वो हम यहाँ लिख लेंगे, से इंट a कॉमा b कॉमा c प्रिंट एफ एंटर a scanf परसेंटेज d एम्परसेंट a, जो भी कोड अभी हमने लिखा था वो यहाँ लिख देंगे, प्रिंट एफ एंटर b scanf परसेंटेज d कॉमा एम्परसेंट b, c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड लास्ट में प्रिंट एफ सम इज इक्वल टू परसेंटेज d सम, सॉरी c, सम हमारा किस में आया है, c। ये सारा हमने एक अलग से फंक्शन बनाया, void add ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ब्लॉक के अंदर वो पूरा कोड हमने दो नंबर्स को ऐड करके सम को प्रिंट कराने का कोड हमने सारा एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। उस फंक्शन को नाम हमने दे दिया ऐड। ना ऐड नाम क्यों दिया या ऐड कैसे दे दिया नाम, ना दिस नेम इज यूजर स्पेसिफिक, यूजर डिफाइंड, यूजर ये नाम रखता है। तो हमने ऐड नाम क्यों चूज किया, क्योंकि इसे हमारा प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं, तो नेम शुड बी मीनिंगफुल। Now you could have written the name of the function as ABC also, PQR also. No one can stop you from doing that. लेकिन ABC PQR नाम के फंक्शंस लिखने से
क्या हो रहा है, आपको खुद ही कंफ्यूजन होगा कि ये किस लिए लिखा है आपने वो फंक्शन। आपको खुद याद नहीं रहेगा थोड़े समय बाद कि एबीसी क्या कर रहा था और पीक्यूआर क्या कर रहा था। बट अगर मैंने फंक्शंस के नाम कुछ ऐसे लिखे, ऐड, एसयूबी, एमयूएल, डीआईवी, थोड़े तो ये मीनिंगफुल लग रहे हैं। ऐड का मतलब दो नंबर्स को ऐड कर रहा होगा, एसयूबी का मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, एमयूएल का मल्टीप्लाई, एंड डीआईवी फॉर डिवाइड, या पूरे पूरे वर्ड्स भी लिख सकते हो। सो द नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल इन अ सेंस कि जिस काम के लिए आपने फंक्शन बनाया है, नाम आपका फंक्शन का उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे मान लो फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम मैं लिखूंगी, फंक्शन बनाऊंगी, तो उसका नाम या तो फैक्ट रखूंगी, FACT, या फिर फैक्टोरियल पूरा नाम दे देंगे हम, है ना। ऐड करने के लिए या तो हम सम नाम का फंक्शन बनाएंगे, या ऐड बनाएंगे, या प्लस नाम का फंक्शन बनाएंगे, कुछ मिलते जुलते, जिससे पता चले कि फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, अब फंक्शन ये बना लिया। अब फंक्शन को लिखा हमने कितनी जगह पे, सिर्फ एक बार लिखा। ठीक है, उसको एक नाम दे दिया और उसके अंदर सारा कोड लिख दिया। नाउ मेन के अंदर से सपोज मैं उसे 3 जगह से कॉल करना चाहती हूँ, तो मैं आराम से उसको ऐसे कर सकते हैं। सपोज मैंने लिखा, कुछ कोड रन कराया, फिर मैंने ऐड फंक्शन को कॉल करा दिया, तो होगा क्या, द कंट्रोल विल डायरेक्टली जंप टू द ऐड फंक्शन, इसको यहां से रन करेगा, और इसके लास्ट में, इसके जैसे ही यहाँ फंक्शन खत्म होगा, तो यहां से रिटर्न करके वापस नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। फिर इसके बाद ये लाइंस रन करके फिर से दोबारा से ऐड फंक्शन कॉल होगा, दोबारा कंट्रोल ऐड फंक्शन पे आएगा, दोबारा वही सारा काम करेगा आपसे। आपसे 2 नंबर्स मांगेगा, उनका सम कैलकुलेट करेगा और सम को प्रिंट करके वापस कंट्रोल अगले स्टेटमेंट पे आकर के इस तरह से रन करेगा। सो वी हैव अचीव द सेम थिंग दैट वी वांटेड अर्लियर। मतलब हमने करा क्या, 2 जगह से ऐड वाले लॉजिक को कॉल करा, लेकिन हमने कोड, ऐड का जो फंक्शन है या ऐड का जो कोड है, कितने बार लिखा, आई हैव जस्ट रिटन दैट कोड ओनली वंस। सो रिपीट नहीं करने की जरूरत पड़ रही है मैं कोड की, यानी कि फंक्शन हमने लिखा वंस एंड यू आर कॉलिंग इट मेनी टाइम्स। कॉलिंग मेनी टाइम्स, यू कैन, फंक्शन की यही खासियत है कि रिटन वंस, फंक्शन लिखा एक बार जाता है, बट इट कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स फ्रॉम मेनी प्लेसेस। ठीक है, अब इसमें वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी पहले वो नहीं एग्जिस्ट करती हैं। जैसे सपोज मेरे को इस फंक्शन में कोई चेंजेस करने हैं, आई फील कि ये कुछ कोड ठीक नहीं है, तो मेरे को सिर्फ कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, आई हैव टू जस्ट मेक द चेंजेस इन दिस पर्टिकुलर कोड। क्योंकि से कोड हमने ऐड का सिर्फ एक ही जगह लिखा है, तो मेरे को सिर्फ इतने से उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड कॉल आप इस फंक्शन को कितने भी बार और कहीं से भी कर सकते हो प्रोग्राम के अंदर से, not outside the program, only from within the program you can call the function any number of times from anywhere. So this is the advantage of creating functions. एक तो ये प्रोग्राम को आपका मॉड्यूलर बना देता है। एक बड़े काम को आपने क्या किया कि छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक कर दिया, उससे काम क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सपोज एक एग्जांपल हो कि आपको एक दीवार बनानी होती है, तो दीवार पूरी आप सिंगल पीस की नहीं बनती है, इट इज मेड आउट ऑफ ब्रिक्स। सो ब्रिक्स आर लाइक योर फंक्शंस। कई सारे ब्रिक्स को असेंबल करके आपकी एक वॉल बन जाती है, कई सारे वॉल्स मिला करके, 4 वॉल्स मिला करके एक सीलिंग बना करके आपका एक कमरा बन जाता है, कई सारे कमरे मिला करके आपका एक घर बन जाता है। सो दिस इज हाउ यू आर बिल्डिंग अप अ बिग थिंग, अ बिग सॉफ्टवेयर। ओके, छोटे 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 पीसेस को जोड़ जोड़ के आप बड़ा सा एक यूनिट बना सकते हो। सो योर फंक्शन इज लाइक दैट बिल्डिंग यूनिट। उससे क्या हो रहा है, आपका काम सिंप्लीफाई हो रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि आप कितनी भी जगह से उसको कॉल करा सकते हो। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर हमें सेम काम 10 जगह से कराना है, तो मेरे को कोड रिपीट करना पड़ रहा था। सेम पीस ऑफ कोड वाज टू बी रिटन एट 10 डिफरेंट प्लेसेस एंड विच मेक्स अ प्रोग्राम लेंदी। तो वो भी चीज हट गई इससे, फंक्शन बनाने से।
प्लस मतलब रिडंडेंसी हट गई, कोड की रिडंडेंसी मींस रिपीटेशन ऑफ कोड। और रिडंडेंसी की वजह से एक प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी अगर फ्यूचर में हमें उस फंक्शन मतलब उस लॉजिक में कुछ चेंजेस करने हैं, तो आई हैव टू मेक श्योर कि जितनी भी जगह मैंने वो लॉजिक यूज किया है उन सब जगह पे वो चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज जहां भी आप चेंज नहीं करोगे वहां पे आउटपुट आपका ठीक नहीं आएगा। सो this is the purpose of creating functions. Now you can just try out example में मैंने दिया होगा, जो notes देखोगे, now when you see this थोड़ा आपको आइडिया लगेगा functions क्या होता है। now functions में function जब भी आप बनाते हो तो function का दो parts होते हैं, एक होता है function header, एक function header होता है, these are the parts of a function, and एक function की body होती है। Both these things make up a function. ठीक है, function header and function body. Now यहां अगर हम add की बात करें, जो हमने लिखा था void add, now this line is known as the function header, and this whole block where you write the logic of the function is known as the function body. मतलब जहां आप सारा लॉजिक लिखते हो, the logic part, statements enclosed within a block, is known as the function body, and the first line of your function is known as the function header. Now function header की भी अगर हम बात करें तो function header is made up of few things. सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा void. Now void की जगह int भी हो सकता था, float भी हो सकता था, char भी हो सकता था। void का मतलब है नो टाइप, है ना, या नथिंग। तो ये है आपका रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। ये void रखने का मतलब है कि फंक्शन आपका कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे जब आप कोई फंक्शन बनाओगे कैलकुलेशन के लिए, इट कैन रिटर्न अ रिजल्ट, बट यहां हमने क्या कराया था, रिजल्ट को वहीं के वहीं फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दिया था। तो फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, जो भी आंसर आ रहा है वहीं के वहीं प्रिंट कर दे रहा है। इट इज नॉट रिटर्निंग इट बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग कॉल्ड। तो यहाँ पे ऐसे फंक्शन जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, उनका रिटर्न टाइप क्या होता है, void. सो द फर्स्ट वैल्यू, आई विल मेक इट मोर क्लियर। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो हो सकता है void, देन int, char, float। किस पे डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शन क्या कर रहा है और क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, क्या कैलकुलेशन कर रहा है। सपोज हमने दो नंबर्स को ऐड कराया, दो इंटीजर्स को, और आई वांट टू रिटर्न द आंसर बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, तो उस केस में हमारा रिजल्ट भी क्या होगा, इंट। सो आवर रिटर्न टाइप कैन बी इंट। बट यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न ही नहीं कराया, आंसर को वहीं फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करा दिया, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ रिटर्न कराने की। सो आवर रिटर्न टाइप वाज void. Then so the general syntax I'll write it down. सबसे पहले आप लिखते हो return type, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है आपका फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, सो दीज थ्री थिंग्स मेक अप अ फंक्शन हेडर। सबसे पहला रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप कोई भी एक डेटा टाइप हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो फंक्शन है वो क्या आंसर रिटर्न बैक करा रहा है, और रिटर्न होके वैल्यू कहाँ जाती है, जहां से फंक्शन कॉल होता है। ये है फंक्शन का नाम। हर फंक्शन को एक वैलिड नेम दिया जाता है, और फंक्शन का नाम क्या रखना चाहिए या कैसे रखा जाना चाहिए, इट शुड बी मीनिंगफुल, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ऐड करने वाले फंक्शन को आप ऐड या प्लस या सम नाम से बनाओगे, ना कि XYZ।
क्योंकि से XYZ नाम का फंक्शन आप खुद ही थोड़े दिनों में भूल जाओगे कि XYZ फंक्शन कर क्या रहा था. सो द नेम ऑफ द फंक्शन शुड बी मीनिंगफुल. नाउ आर्ग्यूमेंट लिस्ट में क्या होता है, या पैरामीटर्स भी इन्हें बोलते हैं. कई बार क्या होता है कि हमें फंक्शन को रन करना है ऑन सम स्पेसिफिक वैल्यूज. जैसे कि सपोज मैंने कहा फैक्टोरियल निकालना है, फंक्शन बनाया मैंने फैक्टोरियल का. नाउ आई वांट टू सेंड द वैल्यू ऑफ द नंबर जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो दैट विल बी सेंट एज अ पैरामीटर. ठीक है. अभी हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ना तो मैंने कोई पैरामीटर भेजे ना कोई वैल्यू रिटर्न कराई. क्यों? हमने वैल्यूज भी इनपुट कहाँ कराई थी, फंक्शन के अंदर ही, और कैलकुलेशन भी वहीं पे कराया, आउटपुट को वहीं पे प्रिंट करा दिया. हमने बस क्या किया था, एक अलग से यूनिट बना दी थी जिसमें सारा कुछ नंबर्स इनपुट भी हो रहे थे, ऐड भी हो रहा था और प्रिंट भी हो रहा था रिजल्ट. ठीक है. अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, मेन में हम वैल्यूज इनपुट कराते और फंक्शन में सिर्फ कैलकुलेशन होता, वहां से एक रिटर्न होकर के रिजल्ट आता जो मेन में वापस लौट करके आता. तो तब आपका ये सब चीजों की वैल्यू होती. अभी हमारा अगर हम देखें, हमने जो फंक्शन बनाया था वो था void add this. So this is your return type, this is the name of your function, and parameters अभी फिलहाल हमारे खाली थे, कोई भी हमने पैरामीटर्स अपने फंक्शन को नहीं भेजा था. सो दिस इज द फंक्शन हेडर. एंड फंक्शन बॉडी में क्या लिखते हो आप, द कोड, द लॉजिक, द जिस काम के लिए आपने फंक्शन बनाया है वो पीस ऑफ कोड जो आप कर्ल ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज करते हो, दैट इज नोन एज द फंक्शन बॉडी. So every function comprises of two parts, function header and function body. Now you can go through the notes that I have sent you on functions. मैंने 2 separate notes आपको functions के ऊपर भेजे हैं, and there are quite a many examples also. So please go through them. I have given you an overview of functions. Functions क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं. So make sure you see all the videos I have sent on them. About functions, all the lecture notes, plus जितने भी मैंने programs वगैरह examples दिए हैं functions के ऊपर, write them and execute them on your own. Next class में we will start with arrays. Okay. So I'll end the class now.